सबसे पहला बात, दूसरा चैप्टर है इक्विलिब्रियम फोर्सेस, और उसी को अपन क्या करने जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस को पढ़ना है तो सबसे पहला बात हमको क्या समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो हम उसी को डील कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो इफ द रिजल्टेंट ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज जीरो देन द पार्टिकल विल बी इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी पार्टिकल पे फोर्सेस लग रहा है, बहुत सारा फोर्सेस लग रहा है, और उस फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब उस केस में हम क्या कहेंगे कि वो पार्टिकल किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। दूसरा टर्म क्या है, इक्विलिब्रियम फोर्सेस क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम फोर्सेस क्या होता है, तो ए सेट ऑफ फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज जीरो आर कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इसका मतलब क्या, बहुत सारा फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तब उस केस में उस फोर्सेस के सेट को अपन क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम फोर्सेस कहेंगे। तीसरा टर्म क्या है, इक्विलिब्रियंट क्या होता है। तो इक्विलिब्रियंट क्या होता है, द फोर्सेस विच ब्रिंग द सेट ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एन इक्विलिब्रियंट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी सेट ऑफ फोर्सेस है और वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, और हम क्या चाह रहे हैं कि वो सेट ऑफ फोर्सेस किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तब उस केस में हमको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और अगर वो फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्सेस के कारण से सेट ऑफ फोर्सेस किस कंडीशन में आ जाए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए, तब जो फोर्सेस हम लगाए थे किस लिए, सेट ऑफ फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए, उसी फोर्स को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियंट कहेंगे। जैसे कि अगर ये मान लेते हैं एक लाइन है और इस पे हम क्या किए, ऊपर में 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और नीचे में क्या किए हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगाएं। ये पूरा बॉडी अभी किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नहीं है। तो अगर इसको अगर हमको इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 10 न्यूटन का फोर्सेस क्या करना पड़ेगा, ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। तब हम क्या बोलेंगे कि ये जो सेट ऑफ फोर्सेस है वो किस कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। इसका मतलब क्या, ये जो 10 न्यूटन का फोर्सेस हम लगा रहे हैं वो मेरे लिए क्या हो गया, इक्विलिब्रियंट हो गया। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस पोर्शन को इक्विलिब्रियम कंडीशन में ला रहा है। तब इक्विलिब्रियंट आपको समझ में आ गया। यहाँ 10 न्यूटन क्या हो गया, मेरे लिए इक्विलिब्रियंट हो गया। अब यहाँ देख भी पा रहे होंगे कि अगर 10 और 20 न्यूटन का अगर हम रिजल्टेंट निकाले तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। और यहाँ जो इक्विलिब्रियंट का डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड है। इसका मतलब क्या कि रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इक्विलिब्रियंट का अपोजिट होता है। क्या होता है, अपोजिट होता है। ये बात तो आपको समझ, इसी चीज़ को हम पीछे में समझाए हैं और उसको हम लिख दिए हैं। नोट क्या करा, द इक्विलिब्रियंट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट फोर्सेस इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम। तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या है, थ्रू दीज आर मेनी प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम येट द फ्लोइंग थ्री आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। पहला क्या है, टू फोर्सेस प्रिंसिपल। तो टू फोर्सेस प्रिंसिपल क्या कहता है, एज पर दिस प्रिंसिपल इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय टू फोर्सेस देन दे मस्ट बी इक्वल, अपोजिट एंड कोलिनियर। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पे दो फोर्सेस लगा हुआ है और उसके बावजूद भी मेरा बॉडी किस कंडीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। साथ ही साथ दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम है। क्योंकि कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए, जो कि हम क्या किए हैं, क्लास में बता चुके हैं। क्लास में हम क्या किए हैं, बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, थ्री फोर्सेस प्रिंसिपल। थ्री फोर्सेस प्रिंसिपल क्या कह रहा है, एज पर दिस प्रिंसिपल इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय थ्री फोर्सेस देन द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू फोर्सेस मस्ट बी अपोजिट एंड कोलिनियर विद द थर्ड फोर्सेस। इसका मतलब क्या कि अगर किसी भी बॉडी पे तीन फोर्सेस लगा हुआ है और तीन फोर्सेस लगाने के बावजूद भी मेरा बॉडी किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब क्या, उस तीनों फोर्सेस में से दो फोर्सेस का जो है रिजल्टेंट, किन्हीं दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है
तीसरे फोर्सेस के बराबर है। साथ ही साथ दो फोर्सेस का जो किन्हीं दो फोर्सेस का जो रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन है वो तीसरे फोर्सेस के अपोजिट है। साथ ही साथ कोलिनियर। अब आता है फोर फोर्सेस प्रिंसिपल। फोर्स प्रिंसिपल क्या कहता है? एज पर दिस प्रिंसिपल, इफ ए बॉडी इन इक्विलिब्रियम इज एक्टेड अपॉन बाय फोर फोर्सेस, then the resultant of any two forces must be equal, opposite and collinear with the resultant of other two forces। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी बॉडी पे चार फोर्सेस लगा हुआ है और उस चार फोर्सेस लगाने के बावजूद भी मेरा बॉडी किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इसका मतलब कि उस चार फोर्सेस में दो का रिजल्टेंट, किन्हीं दो का रिजल्टेंट जो है बराबर होगा किन्हीं दूसरे दो फोर्सेस के रिजल्टेंट के बराबर। साथ ही साथ दो फोर्सेस का रिजल्टेंट का डायरेक्शन और बचे दो फोर्सेस के रिजल्टेंट का डायरेक्शन आपस में क्या होगा? अपोजिट होगा। साथ ही साथ कोलिनियर होगा। अगर हम देखना चाहें कि मान लेते चार फोर्सेस है, एक है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी और चौथा है डी। चार फोर्सेस ले लिए तो ये फोर प्रिंसिपल क्या कर रहा है कि इस दोनों का रिजल्टेंट कुछ आएगा। मान लेते हैं इसका रिजल्टेंट R1 आया और इस दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो आया वो क्या है? R2 आया। तो कह रहा है कि इस R1 का जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो R2 रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। साथ ही साथ R1 का डायरेक्शन R2 के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। साथ और तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि R1 और R2 क्या होगा? कोलिनियर होगा। तभी हम कह सकते हैं कि चार फोर्सेस लगाने के बावजूद भी मेरा बॉडी किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या टॉपिक आ रहा है। मेथड्स फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए कोप्लानर फोर्सेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ ए कोप्लानर फोर्सेस का जो मेथड्स है दो है। पहला क्या है? एनालिटिकल मेथड, दूसरा क्या है? ग्राफिकल मेथड। तो इसमें से जो एनालिटिकल मेथड है वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो एनालिटिकल मेथड फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लानर फोर्सेस में पहला क्या है? लामीज थ्योरम। क्या है? पहला क्या है? लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या कह रहा है? कह रहा है कि इट स्टेट दैट इफ थ्री कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट बी इन इक्विलिब्रियम then each forces is proportional to the sine of the angle between the other two forces। इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर किसी भी पॉइंट पे तीन कोप्लानर फोर्सेस, थ्री फोर्सेस लग रहा है और वो तीनों फोर्सेस क्या है? कोप्लानर कंडीशन में है। और हम ये तीनों फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी कह सकते हैं जब क्या हो? P अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन में साइन गामा। इसका मतलब क्या कर रहा है कि अगर तीन फोर्सेस है और किसी भी पॉइंट पे लगा है और वो तीनों फोर्सेस क्या है? एक ही प्लेन में है, तब हम तीनों फोर्सेस को इक्विलिब्रियम कंडीशन में तभी कह सकते हैं जब क्या हो जाए? P अपॉन में साइन अल्फा इक्वल टू Q अपॉन में साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन में साइन गामा। इसका मतलब यहाँ देख रहे हैं Q के जस्ट अपोजिट का जो एंगल है वो क्या है? बीटा है, मतलब Q अपॉन में साइन बीटा। और P के जस्ट अपोजिट का जो एंगल है वो क्या है? P के जस्ट अपोजिट एंगल क्या है? P के जस्ट अपोजिट का जो एंगल है वो क्या है? P है। P के जस्ट अपोजिट का एंगल क्या है? अल्फा है। और यहाँ R देख रहे हैं, R के जस्ट अपोजिट का एंगल क्या है? R के जस्ट अपोजिट का एंगल आपको क्या दिख रहा है? गामा दिख रहा है। तो P अपन में साइन अल्फा इक्वल टू Q अपन में साइन बीटा इक्वल टू R अपन में साइन गामा, अगर ये इस इक्वेशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा, तभी आप कह सकते हैं कि तीन फोर्सेस जो कोप्लानर कंडीशन में है और एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, अदरवाइज नहीं है। इसी को अपन क्या कहते हैं? लामीज थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? लामीज थ्योरम कहते हैं। अब एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक लाइट फिक्चर वेगिंग 15 न्यूटन हैंग्स फ्रॉम ए पॉइंट सी बाय टू स्ट्रिंग AC and BC। The string AC is inclined at 60 degree to the horizontal and BC at 45 degree to the horizontal as shown in figure। तब क्या कह रहा है कि आप टेंशन फाइंड आउट कीजिए किस स्ट्रिंग में? BC में और AC स्ट्रिंग में। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको क्या कर लेना चाहिए? तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको वीडियो को पॉज करके 2 मिनट
वीडियो क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद खुद ट्रायल कीजिए, अगर नहीं बनेगा तब फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको कि ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक लाइट है, यहाँ दिख रहा है आपको 15 न्यूटन का एक इलेक्ट्रिक लाइट है जो कि सी पॉइंट से क्या है, सी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो सी पॉइंट से कनेक्टेड होने के कारण से जो ये जो स्ट्रिंग है AC हो या स्ट्रिंग BC हो, इसमें जो टेंशन डेवलप हो रहा है वही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। वही क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि AC जो है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का कोण बना रहा है और BC जो है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी फिगर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं आपको, यहाँ क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। तो अगर यहाँ देख रहे हैं ये 45 डिग्री का अगर कोण बना रहा है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का कोण बनाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ अगर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर एंगल पता चल जाए, 15 न्यूटन के जस्ट अपोजिट का एंगल पता चल जाएगा, TSC के जस्ट अपोजिट का एंगल पता चल जाएगा, TBC के जस्ट अपोजिट का एंगल पता चल जाएगा, तब हम सी पॉइंट पे लामीज थ्योरम अप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, टेंशन इन BC और टेंशन इन AC हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एंगल फाइंड आउट कर लिए। एंगल फाइंड आउट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट पे लामीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। सी पॉइंट पे लामीज थ्योरम अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद हम क्या देख रहे हैं, इससे पहले आप देखे हैं कि अगर ये तीनों फोर्सेस क्या है, कोप्लानर है और एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किससे कर सकते हैं, लामीज थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं। और वही लामीज थ्योरम अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, TBC और TAC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि TAC के जस्ट अपोजिट जो एंगल है वो कितना है, ये 90 डिग्री हो गया और ये कितना था, 45 डिग्री। तो 90 45 कितना होता है, 135 डिग्री होता है। तो T अपन में कितना हो जाएगा, साइन 135 इक्वल टू, अब यहाँ देखिए TBC है, यहाँ आपको दिख रहा है TBC के जस्ट अपोजिट एंगल क्या है, 90 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो 90 और 60 कितना हो गया, 150 डिग्री। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, TBC अपन में साइन 150 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये 15 न्यूटन के जस्ट अपोजिट एंगल कितना है, 75 डिग्री है। कितना है, 75 डिग्री है। तो 15 अपन में साइन 75 हो गया। तो अगर इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो TAC इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब TAC निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इससे इसको कंपेयर करना पड़ेगा, और TBC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे और इसको कंपेयर करना पड़ेगा। अगर ये हम कर लेते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ अगर हम TAC निकाल रहे हैं तो TAC निकालने के लिए इसको और इससे क्या कीजिए, इक्वल कीजिए। इक्वल करने के बाद अगर हम TAC निकालते, TAC बराबर क्या हो जाएगा, 15। यहाँ देखिए साइन 45 क्या नीचे में है, तो ऊपर जाए, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 15 इंटू साइन 45 अपॉन में ये नीचे में साइन 75 है। तब साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, तो 0.707 होता है, और साइन 75 का वैल्यू कितना होता है, 0.9659 होता है। तो अगर TAC में हम क्या करें, साइन TAC इक्वल टू 15 साइन 45 अपन में साइन 75 में साइन 45 और साइन 75 का वैल्यू पुट करते हैं और इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो मेरे पास वैल्यू कितना आ जा रहा है, 10.98 न्यूटन। इसका मतलब क्या कि जो AC स्ट्रिंग है, ये देख रहे हैं AC स्ट्रिंग, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो AC स्ट्रिंग है, इस AC स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10.98 न्यूटन हो रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे TBC में जो टेंशन डेवलप हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7.76 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7.76 हो रहा है, 7.76 हो रहा है। तो हम यहाँ क्या किए हैं, अप्लाई लामीज थ्योरम एट पॉइंट C एंड फाइंड TAC एंड TBC बाय सॉल्विंग TAC अपन में साइन 135 डिग्री इक्वल टू TBC अपन में साइन 150 डिग्री इक्वल टू 15 अपन में साइन 75 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि
आगे के वीडियो आपको प्रॉपर वे में मिलता रहे। यहाँ आपको पूरा मैकेनिक्स का सीरीज चलेगा पर डे के हिसाब से। थैंक यू।